चलो स्टार्ट करते हैं। लोग आ रहे हैं जब तक। तो आज से हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो चलो कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ डालते हैं। एग्जाम में अगर मैं बात करूं ये कितने मार्क्स का आता है, तो 8 से 10 नंबर तक पूछा जाता है। क्या फटाफट बोलो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं, क्या है, सबसे पहले एक छोटा सा बेसिक ले लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियरिटी रहे हमारी। इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर मैं बात करूं तो आपको पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन जनरल 3 चीजें आती हैं हमारी। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये तीनों चीजें आपको अलग अलग चीजें प्रोवाइड करती हैं। जैसे इनकम स्टेटमेंट हमारी परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस, रिवेन्यू को बताता है कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट है। बैलेंस शीट हमारी स्नैपशॉट होती है किसका? फाइनेंशियल सिचुएशंस का, कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल सिचुएशन क्या चल रही है। जबकि कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली आपके कैश इन और कैश आउट को बताने वाला एक स्टेटमेंट है। तो तीनों के ऑब्जेक्ट अलग अलग होते हैं। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है, अगर कोई पूछता है आपसे तो आप बोलोगे समरी ऑफ बिजनेस, कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो। बिजनेस के अंदर कैश के इनफ्लो और कैश के आउटफ्लो की जो समरी है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? कैश फ्लो स्टेटमेंट। दैट इज योर कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये आपका क्या होता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है। अब कोई बच्चा बोलेगा सर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते क्यों हैं, क्या जरूरत पड़ गई? तो बेसिकली बेटा आपने पढ़ा होगा बचपन में कि देयर आर 3 अकाउंटिंग सिस्टम फॉर रिकॉर्डिंग। फर्स्ट वन इज कैश सिस्टम, सेकेंड वन इज अक्रूवल सिस्टम और थर्ड वन इज हाइब्रिड सिस्टम। इसमें 2 बहुत ज्यादा चलते हैं। कौन कौन से? कैश सिस्टम और अक्रूवल मेथड्स। कैश मेथड में आप क्या करते हो? रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करते हो। कौन से बेसिस पर? व्हेन कैश इज रिसीव। और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं कैसे? व्हेन कैश इज पेड आउट। भैया पैसा आया लिखेंगे, पैसा गया लिखेंगे। अगर इस बेसिस पर आप अपना अकाउंटिंग कर रहे हो तो वो कौन सा सिस्टम कहलाता है? कैश। जबकि अक्रूवल सिस्टम में क्या होता है, अगर मैं बात करूं तो अक्रूवल सिस्टम में क्या होता है बेटा, हम इनकम को बुक करते हैं अर्न बेसिस पर और एक्सपेंसेस को बुक करते हैं इनकर्ड बेसिस पर। पेमेंट आया गया उससे कोई मतलब नहीं होता। तो बेसिकली फर्क क्या होता है? जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है कैश इनकम स्टेटमेंट होता है। अगर आप कैश बेसिस पे बना रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कैश मेथड पर आपने इनकम स्टेटमेंट बनाया तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो कैश आ रही होगी और जो आपने प्रॉफिट कमाया है वो दोनों की कैसे होंगे? फटाफट बोलो। इक्वल होंगे। मतलब आपका प्रॉफिट और आपकी नेट कैश प्रॉफिट के बराबर ही होगी। तो आपको फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन सारे बच्चे बताओ जो बिजनेस होते हैं क्या वो कैश मेथड पर अपना इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं? आंसर इज नो। वो कौन से बेसिस पर बनाते हैं? अक्रूवल बेसिस पर। और जब वो अक्रूवल बेसिस पर अपना इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो उनका जो प्रॉफिट निकलता है और जो कैश फ्लो से आपकी कैश होती है वो आपस में मैच नहीं करेगी। क्योंकि कैश फ्लो तो हमेशा कौन से सिस्टम पे बनता है? कैश सिस्टम पर। जबकि इनकम स्टेटमेंट आपका कौन से सिस्टम पर बना है? अक्रूवल। तो इसमें मिसमैच हो जाता है। अब मिसमैच हो जाता है तो फिर इन्वेस्टर जानना भी चाहता है कि भैया प्रॉफिट तो इतना दिख रहा है, कैश इन हैंड इतना दिख रहा है, तो इसमें डिफरेंस किस कारण से आ रहा है और वो डिफरेंस के रीजंस क्या क्या हैं? तो वो सारे डिफरेंसेस के रीजन बताने वाला स्टेटमेंट क्या कहलाता है बेटा? कैश फ्लो स्टेटमेंट कहलाता है। समझ में आएगी नहीं? तो बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट आपके नेट प्रॉफिट और बैलेंस शीट के नेट कैश फ्लो के डिफरेंसेस को रिप्रेजेंट करने वाला एक स्टेटमेंट होता है जिससे किसको ज्यादा अच्छे से इंफॉर्मेशन मिल पाती है? इन्वेस्टर्स को। कि भैया एक इन्वेस्टर ये पता कर पाता है कि मैंने जो पैसा लगाया इसके अलावा और ऐसे कितने लोग हैं जिन लोगों ने बिजनेस में पैसा लगाया है। और दूसरी चीज इसमें इन्वेस्टर को क्या पता पल पाती है कि भैया जो P&L में प्रॉफिट आ रहा है उतने के बराबर की नेट कैश कम या ज्यादा है तो वो क्यों है? ये सारी बातें उसको किसके थ्रू पता चल पाती हैं? एक कैश फ्लो
स्टेटमेंट के थ्रू। तो बेसिकली जो हमारा रिवेन्यू अकाउंट्स होता है, इनकम स्टेटमेंट होता है, आपने इसमें अकाउंटिंग कौन से बेसिस पर कर रखी है? अक्रूवल बेसिस पर, मतलब प्रॉफिट को रिकॉर्ड कर रखा है, इनकम को रिकॉर्ड कर रखा है अर्न बेसिस पर, जबकि एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर रखा है इनकट बेसिस पर, जिसके कारण आपके कैश फ्लो में क्या आ जाता है? फटाफट बोलो, डिफरेंस आ जाता है। समझ में आया कि नहीं? और ये डिफरेंसेस क्यों होते हैं? क्योंकि बेटा आपने रिवेन्यू तो बुक कर लिया अर्न बेसिस पर, जबकि कैश जरूरी नहीं कि जितना आपने रिवेन्यू अर्न किया है उतनी ही कैश आई हो, क्योंकि कुछ क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी होंगे जिसका पैसा अभी आना बाकी है। सेम एक्सपेंसेस जो आपने बुक कर लिए इनकर्ड बेसिस पर, जरूरी नहीं कि उतना आपने पेमेंट कर ही दिया हो सकता है कुछ पेमेंट आप बाद में करो, कुछ बैलेंस आउटस्टैंडिंग आ रहा हो। तो बेसिकली आपको प्रीपेड आउटस्टैंडिंग का एडजस्टमेंट करके कुल मिला के इन दोनों को बराबर करना है किसके अंदर? कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। इसलिए बेटा आपने देखा होगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 इनडायरेक्ट मेथड पर जोर देता है। क्यों? क्योंकि बेसिकली वो आउटस्टैंडिंग प्रीपेड का एडजस्टमेंट करके इक्वलेंट टू कैश बराबर करता है प्रॉफिट को। क्लियर है कि नहीं? तो मेन ऑब्जेक्ट सब बच्चों को समझ में आ गया कैश फ्लो स्टेटमेंट का? क्या बनाना कि जो हमारा प्रॉफिट आ रहा है अर्न बेसिस पर, और जो हमारी कैश आ रही है कौन से बेसिस पर? कैश बेसिस पर। उन दोनों को क्या करना? मैच कराना कि भैया ये देखो मैच हो रही है, अभी इसमें इतना पैसा आना बाकी, इतना पैसा अभी देना बाकी है। वो चीज अपने आप ही क्या हो जाती है? एडजस्ट हो जाती है। उल्टा कर देना है। उल्टा कर देना मतलब सर इट इज इजी से आपने इनकम बुक कर रखी 1 लाख रुपए की, लेकिन उसमें 20,000 रुपए आए नहीं। अभी 20,000 रुपए अभी आए नहीं, रिसीव केवल कितने हुए होंगे? 80। तो आपने क्या कर रखा होगा? 80,000 रुपए का जब पेमेंट किया होगा तो वो तो हो गई, साथ ही आपने आउटस्टैंडिंग इनकम को जोड़ दिया होगा। 80,000 का रिसीव हुआ वो बुक कर ली होगी कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम, लेकिन 20,000 रुपए की जो इनकम रिसीव नहीं हुई थी उसकी एंट्री क्या डाल दी होगी? अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम। तो जो अक्रूड इनकम है, आउटस्टैंडिंग इनकम है, वो आपने जोड़ रखी है कि नहीं? तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय मैं उसको माइनस कर दूंगा, तो सामने वाला समझ जाएगा कि भैया यहाँ इनकम 1 लाख की इसलिए दिख रही है क्योंकि इसमें 20,000 का आउटस्टैंडिंग जुड़ा हुआ था, यहाँ कैश फ्लो में मैंने माइनस कर दिया, तो उसको पता चल जाएगा अच्छा इसलिए 80,000 रुपए आया है। तो मैच हो जाएंगी चीजें। तो बेसिक ऑब्जेक्ट अक्रूअल को कैश सिस्टम के साथ मैच कराना है, इसलिए क्या बनाते हैं? फटाफट बोलो, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। बात समझ में आई? लॉजिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं? बोलो जी सर। कैश फ्लो स्टेटमेंट में करना क्या है? अब जरा हम उस पर आ जाते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट हम करेंगे क्या। समझ में आया कि नहीं? किसमें? फटाफट बोलो बच्चों, कैश फ्लो स्टेटमेंट में। भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट में आप कराओगे क्या? तो चलो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम क्या करेंगे, अब आ जाते हैं हमारे मेन पॉइंट पर कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बिल्कुल विजय बेटा हमको रिकंसाइल करना है। बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ रिकंसिलेशन ऑफ अक्रूवल सिस्टम और कैश सिस्टम, दोनों का अक्रूवल बेसिस होता है। मतलब क्या होता है? फटाफट बोलो, रिकंसिलेशन होता है। आप ऐसा बोल सकते हो कि अक्रूवल पर पीएनएल बनाया, और अगर पीएनएल कैश बेसिस पर चाहिए तो कैश फ्लो स्टेटमेंट देख लो, वहां पर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहे होंगे ना वो कैश प्रॉफिट होंगे। समझ में आया कि नहीं? तो वहां से हमको कैश सिस्टम का प्रॉफिट भी पता चल सकता है कैश फ्लो स्टेटमेंट से। इसलिए बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैश फ्लो स्टेटमेंट जोड़ा गया। समझ में आया कि नहीं? क्लियर? तो ये ऑब्जेक्ट थे बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट के। अब हम बात करते हैं बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट की कि हमको करना क्या है कुछ भी नहीं बेटा। बचपन में आप कैश एंड बैंक अकाउंट बनाते थे। कैश एंड बैंक अकाउंट में आप क्या करते थे? सारे बच्चे बताओ, कैश एंड बैंक अकाउंट में क्या करते थे? सारे बच्चे जल्दी से बताओ। कैश रिसीव लिखते थे डेबिट साइड में, कैश पेमेंट लिखते थे क्रेडिट साइड में। अच्छा, जो कैश रिसीव्ड और कैश पेमेंट लिखते थे वो दो तरह के होते थे। दो तरह के होते थे, हाँ। दो तरह के क्या? एक होती थी बेटा आपकी कैश एंड बैंक में रिवेन्यू रिसीव। कौन सी रिसीव? फटाफट बोलो, रिवेन्यू रिसीव होती थी कि नहीं? और दूसरी रिसीव कैश एंड बैंक अकाउंट में कौन सी आती थी? फटाफट बोलो, कैपिटल रिसीव आती थी मेरे बच्चों। सेम यहां पर सारे बच्चे जल्दी से बताओ। पेमेंट जो होते थे ना वो भी दो तरह के होते थे। बताओ कौन कौन से दो तरह के पेमेंट करते थे आप? रेवेन्यू एक्सपेंसेस का पेमेंट करते थे कि नहीं? और कैपिटल एक्सपेंडिचर करते थे।
तो बेटा यहां अब हमको करना क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो ये कैश एंड बैंक अकाउंट आपका होता था जिसमें रेवेन्यू रिसीव, कैपिटल रिसीव, रेवेन्यू रिसीव सब कुछ आ रहा होता था, आपको करना ये है कि इसको स्टेटमेंट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना है। कौन से फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो, फटाफट बोलो, स्टेटमेंट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो। रेवेन्यू एक्सपेंसेस और रेवेन्यू रिसीव को यहां पर बोल देते हैं स्टेटमेंट फॉर्मेट में लिख दो। पहली बात तो कैश फ्लो स्टेटमेंट को कौन से फॉर्मेट में बनाओ, स्टेटमेंट, टी फॉर्मेट को पहले तो कन्वर्ट कर दो किसमें, स्टेटमेंट फॉर्मेट में। और यहां पर थोड़ा सा आप बाइफरफिकेशन कर दो। बाइफरफिकेशन क्या, सबसे पहले मेरे को कैश प्रॉफिट निकालना है कि भैया कैश प्रॉफिट कितने हुए, वो कौन सी एक्टिविटी से निकाल दो, उसको बोल देते हैं लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या बोल देते हैं, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या कर दो, रेवेन्यू रिसीव जो आपने लिखी है, कौन सी रिसीव, फटाफट बोलो, रेवेन्यू रिसीव जो थी इसमें से माइनस कर दो कौन से खर्चे, फटाफट बोलो, रेवेन्यू एक्सपेंसेस। तो ये रिसीव्ड और पेमेंट आ जाएगा, और ये जो आएगा बेटा दैट प्रॉफिट इज कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये आपका कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो जाएगा, ये निकाल दो। फिर कैपिटल रिसीव जो आपने लिखी है, कौन सी लिखी थी, फटाफट बोलो, कैपिटल रिसीव और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो आपने लिखे हैं, इनको दो पार्ट में डिवाइड कर दो। बेसिकली दो पार्ट कौन कौन से, भैया पैसा कहां से आया, ये कैपिटल रिसीव अदर देन बिजनेस है, पैसा कहां से आया बेटा, हमने पैसा घर से लाए, ओनर ने पैसा लगाया, या बैंक से लोन लिया, या फिक्स असेट बेच के पैसा कमाया। समझ में आ रहा है। कैपिटल रिसीव में जनरली क्या होता है, दो चीजें होती हैं, या तो आपने पैसा घर से किसी से उधार लिया होगा, या पैसा घर से लाए होगे, इसी को कैपिटल रिसीव बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं। तो बोले इसको कहां लिख दो, फटाफट बोलो, कैपिटल रिसीव को कहां लिख दो, फटाफट बोलो, फाइनेंशियल एक्टिविटी में। कहां लिख दो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिख दो कैपिटल रिसीव। और अगर इनके पेमेंट किए हैं, से आपने लोन चुकाया है, तो वो भी यहां इनफ्लो आउटफ्लो के रूप में लिख दो। और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, जो हमने लंबे समय के लिए बिजनेस में लगाया, सिर्फ फिक्स एसेट खरीदी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट खरीदे, तो उसको कहां लिख दो, फटाफट बोलो, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में लिख दो। कहां लिख दो, फटाफट बोलो, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में लिख दो। कौन से एक्सपेंडिचर, फटाफट बोलो, कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ में आएगी नहीं, आप ये लिख दो। तो बेसिकली कैपिटल रिसीव और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो भी आप कर रहे हो, अच्छा कैपिटल एक्सपेंडिचर से कुछ इनकम भी हो सकती है, रिसीव भी हो सकती है, कैसे, फिक्स असेट खरीदी थी, बेच दी, तो वो कैपिटल रिसीव ही कहलाएगी, लेकिन वो कहां आएगी, इन्वेस्टमेंट में। तो उन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसीव को दो पार्ट में बांट दिया है। कहां पर, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और दूसरा कौन सा, फटाफट बोलो, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। आप सबने कैश फ्लो पढ़ रखा है, इसलिए मैं ये वर्ड बोल पा रहा हूं। समझ में आएगी नहीं, ये लिख दो। मतलब पूरा कैश एंड बैंक उठा के इस स्टेटमेंट फॉर्मेट में लिख दो। आप जो टी फॉर्मेट में लिखते थे उसको यहां कौन से फॉर्मेट में लिख देना है, जोर से बोलो, स्टेटमेंट फॉर्मेट में लिख दो। अब सर वो ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस बच गया, उसका क्या, बोले यहां पर जब आप करोगे तो आपके पास नेट इंक्रीज और डिक्रीज आ जाएगा कि भैया कैश कितने से बढ़ा या कितने से घटा। इसमें क्या कर दो, फटाफट सारे बच्चे बताओ, इसमें आप ऐड या लेस कर दो, क्या, फटाफट बोलो, ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस। तो आपके पास कौन सा बैलेंस आ जाएगा, जोर से बोलो, क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस निकल के आ जाएगा। तो ये ओपनिंग क्लोजिंग यहां लिख दो, काम खत्म। ये स्टेटमेंट कौन सा स्टेटमेंट बन गया बच्चों, कैश फ्लो स्टेटमेंट बन गया। बताओ, इट इज डिफिकल्ट, इट इज नॉट डिफिकल्ट। जो कैश एंड बैंक अकाउंट बचपन में बनाते थे, बस उसी को स्टेटमेंट फॉर्मेट में इनने कन्वर्ट किया है। लॉजिकली सबको समझ में आया कि नहीं, क्लियर। तो कैश एंड बैंक अकाउंट कन्वर्टेड इनटू स्टेटमेंट फॉर्मेट कॉल्ड इट कैश फ्लो स्टेटमेंट। लेकिन अब सर ऐसा ही फॉर्मेट क्यों, तो ऐसा फॉर्मेट इसलिए है क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 इसका फॉर्मेट डील करता है। कौन डील करता है, फटाफट बोलो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। और ये कौन से बेसिस पे बन रहा है, आपको समझ में आ गया हो कौन से बेसिस पे बन रहा है, कैश सिस्टम पे बन रहा है, तो कैश बेसिस पे ही बनाना है। हमको करना क्या है, बेसिकली जो भी रिसीव्ड और पेमेंट हैं उनको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू एक्सपेंसेस को ऑपरेटिंग में डालना है,
कैपिटल इनकम और कैपिटल एक्सपेंसेस को फाइनेंसिंग और इन्वेस्टमेंट में डालना है और ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस को जोड़ना है। तो बेसिकली बेटा यहां पर इन्होंने सारी रिसीव को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया मेरे बच्चों, जोर से बोलो, 4 पार्ट में। कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया बच्चों? 4 पार्ट में। सबसे पहले रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंसेस को कैश बेसिस पर लिख दूं तो मेरे एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी आ जाएगी? कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कि भाई रेवेन्यू बिजनेस से कितना कमाया। फिक्स असेट वगैरह में पैसा लगाया है, लॉन्ग टर्म पर्पस से कहीं पैसा लगाया है तो वो कहां आएगा? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में। किसी से लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए पैसा उधार लिया है, शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए भी पैसा उधार लिया है तो वो कहां आएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। और ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस को ये बोलते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो AS3 सारे रिसीव्ड और पेमेंट को इन 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। बात समझ में आई कि नहीं? जिससे इन्वेस्टर को ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन मिल पाए। क्लियर बच्चों? ऑनलाइन मेरे प्यारे प्यारे बच्चों समझ में आया कि नहीं? हाँ या ना बोलो ऑनलाइन वाले बच्चे। गुड। तो इस तरीके से आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। आई होप सबको समझ में आ गया। अब मैं अगर बात करूं तो इंपॉर्टेंट बेटा ये हमारा पूरा एक बिजनेस डायग्राम होता है। इन जनरल हमारे बिजनेस में ये सारे काम चलते हैं। क्या क्या काम चलते हैं? आपके पास कैश होती है, पैसा है। पैसा लाएंगे कहां से? सबसे पहले पैसा हम 2 जगह से लाते हैं। कहां से लाते हैं बताओ बेटा? या तो हम खुद पैसा लगाते हैं या डेब्ट से लेते हैं। आपने जो पैसा लिया इस पैसे का यूज कहां करेंगे? इस पैसे का 2 जगह यूज करते हैं हम। या तो हम इस पैसे से क्या खरीदेंगे? सारे बच्चे बताओ, हमारे बिजनेस एक्टिविटी वाले आइटम, गुड्स वगैरह खरीदेंगे। से गुड्स खरीदेंगे, से रॉ मटेरियल खरीदा, ओवरहेड में खर्च करेंगे, लेबर वगैरह का पेमेंट करेंगे। बोलो हाँ है ना? दूसरा, आप इससे क्या खरीद सकते हो? फटाफट बोलो। फिक्स असेट खरीद सकते हो बिजनेस के लिए, पैसा यहां खर्च करते हैं। फिर सारे बच्चे बताओ, जो गुड्स खरीदा वो WIP बनेगा, WIP से फिनिश गुड्स बनेगा, फिनिश गुड्स आप सेल कर दोगे, डेटर आपको वापस से पैसा दे देगा। अब यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ये जिनसे पैसा आपने लिया था इनको कुछ देना भी पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा इनको? फटाफट बोलो। अगर इक्विटी से पैसा लिया था तो डिविडेंड देना पड़ेगा, और अगर डेप्ट से पैसा लिया था तो क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। कई बार इस पर TDS कट जाता है तो टैक्स वगैरह भी पेमेंट करना पड़ सकता है। तो ये इनका पेमेंट होता है। जो आपने फिक्स असेट खरीदी वो तो ठीक है, वो तो बिजनेस में आप यूज कर रहे हो, लेकिन से आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट खरीद लिए, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट खरीद लिए तो उस पर इंटरेस्ट आपको रिसीव भी हो सकता है। तो बेसिकली ये बिजनेस डायग्राम होता है जिसके अंदर हमारे पास कैश आता भी है और कैश जाता भी है। हमको इसी पैसे को सिस्टमेटिक फॉर्मेट में जमाना है। तो मैं इसको बैलेंस शीट पॉइंट ऑफ व्यू से बाइफरफिकेशन में डाल देता हूं ताकि आपको क्लियरिटी रहे कि अच्छा ये आइटम इस एक्टिविटी का पार्ट बनेगा। तो हम एक बैलेंस शीट से इसको समझ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा पैसा लाने की, बाहरी लोगों से पैसा जहां से हम लाते हैं। कहां कहां से पैसा ला सकते हो? बाहरी लोगों की बात करूं तो सारे बच्चे जल्दी से बताओ पैसा कहां कहां से आ सकता है। अगर बैलेंस शीट की हम लायबिलिटी साइड को ध्यान से देखें तो हम इक्विटी शेयर होल्डर से पैसा ले सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर से पैसा ले सकते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर के अलावा डिवेंचर से पैसा ले सकते हैं, और हो सकता है इनको अगर हम प्रीमियम पे इशू करें तो सिक्योरिटी प्रीमियम आ सकती है, लोन ले सकते हैं, CC लिमिट ले सकते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है। चाहे वो लोन लॉन्ग टर्म हो चाहे वो शॉर्ट टर्म। इन लोगों से जो पैसा आप ले रहे हो या जो आप दे रहे हो वो सारा अमाउंट कौन सी एक्टिविटी कहलाएगा? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बताओ बेटा, ये हम बाहरी लोगों से पैसा ले रहे हैं, बताओ बेटा इस एक्टिविटी को कौन सी एक्टिविटी बोलोगे? इसको किस नाम से बुलाओगे? बस ये बता दो। बोलो बोलो मेरे बच्चों। वेरी वेरी गुड, बच्चों ने आंसर दे भी दिया सर। फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी बेटा? फाइनेंसिंग। तो इसको मैं किस नाम से बुलाऊंगा? जोर से बोलो। फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये मेरी इनसे आज के बाद जो भी लेन देन होगा वो सारे रिसीव पेमेंट कौन सी एक्टिविटी कहलाएंगे? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। दूसरा बेटा, इस पैसे को हम जनरली क्या करते हैं? जोर से बोलो। कहीं ना कहीं लगाएंगे।
लगाओगे कि नहीं? कहाँ लगाएंगे? से आपने इस पैसे को लगा रखा है बेटा फिक्स असेट में, इन्वेस्टमेंट खरीद रखे हैं, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट खरीद रखे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट खरीद रखे हैं, या किसी को लोन दे रखा है। आप भी तो किसी को लोन एडवांस दे सकते हो कि नहीं? इन तीन चीजों से रिलेटेड जो भी इनफ्लो आउटफ्लो होंगे वो सब आपकी कौन सी एक्टिविटी कहलाएंगे? सारे बच्चे नोट डाउन कर लो, कौन सी एक्टिविटी कहलाएंगे? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। लगा दिया पैसा। अब जो आप बिजनेस करते हो, क्या करते हो फटाफट बोलो? बिजनेस। बिजनेस से रिलेटेड आइटम क्या क्या होंगे आपके? P&L का बैलेंस, जनरल रिजर्व का बैलेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बिल्स पेबल, क्रेडिटर, डेटर, स्टॉक, BR, प्रीपेड। ये सारी चीजें आपकी कौन सी एक्टिविटी का पार्ट होंगी? सारे बच्चे जल्दी से बता दो, ये सारी चीजें कौन सी एक्टिविटी का पार्ट होंगी? तो ये आपकी बिजनेस एक्टिविटी है, क्योंकि क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व, ये सब कौन सी एक्टिविटी हो जाएगी बेटा? आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। समझ में आ रहा कि नहीं? इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोल सकते हो। और ओपनिंग और क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस, सारे बच्चे बता दो, ओपनिंग क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस क्या बन जाएगा आपका? बोलो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ये मैंने आपको बैलेंस शीट के थ्रू समझाने की कोशिश करी कि बेटा हमको इस बैलेंस शीट को ही 3 पार्ट में बांट देना चाहिए, जिससे हमको समझ में आ जाए कि कौन सा आइटम कौन सी एक्टिविटी में जाने वाला है। क्लियर? अब मैं आपसे पूछूं, बताओ जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व हमेशा P&L से बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस से बनता है, और प्रॉफिट एंड लॉस हमारा रिवेन्यू नेचर का होता है। तो सारे बच्चे बताओ, जनरल रिजर्व भी हमारा रिवेन्यू होगा, और रिवेन्यू होगा तो वो कौन सी एक्टिविटी का आइटम होगा? ऑपरेटिंग का होगा। बैंक ओवरड्राफ्ट बेसिकली फाइनेंस है, तो फाइनेंशियल एक्टिविटी का पार्ट जाएगा। सीसी लिमिट फाइनेंशियल है, लोन फाइनेंशियल है, डिवेंचर फाइनेंशियल है, सिक्योरिटी प्रीमियम फाइनेंशियल एक्टिविटी है। लेकिन वहीं बात करूं फिक्स असेट की, तो फिक्स असेट खर्चे होते हैं, दैट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस जो आपने दिए, दैट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। सब कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएंगे, क्योंकि आपको फ्यूचर में कुछ रिटर्न देते हैं, इसलिए इनको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। इनको हम अलग से डिस्क्लोज करते हैं। तो आई होप सबको ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट समझ में आ गया कि नहीं? तो बेसिकली हम उन्हें 3 पार्ट में डिवाइड कर देना है। क्लियर? ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करें तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्रॉफिट और लॉस निकालने की 2 मेथड्स हैं। एक है डायरेक्ट मेथड और दूसरी है कौन सी? इनडायरेक्ट मेथड। मतलब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का रिवेन्यू फॉर्मेट डिस्क्लोज करने की 2 तरीके। पहला तरीका कौन सा है? डायरेक्ट, और दूसरा तरीका क्या है? इनडायरेक्ट। मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, लेकिन सबसे पहले समझो इस एक्टिविटी में यहां क्या रहा है? कैश जनरेटिंग फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटी या कोर बिजनेस एक्टिविटी से जो पैसा आपके पास आ रहा है वो कौन सी एक्टिविटी में डालोगे आप? ऑपरेटिंग, मतलब रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंसेस को। दोनों मेथड्स इज इजी भैया। जैसे ध्यान से समझना, थोड़ा सा मैं समझाता हूं, बाकी डिटेल में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। बेटा जैसे मैं बोलूं भैया सेल हुई 5 लाख रुपए की। कितने की सेल हुई? फटाफट बोलो। 5 लाख रुपए की। हमने डेटर को सेल करी 5 लाख की, लेकिन अभी डेटर ने 4 लाख रुपए ही दिए। तो मैं सीधा इस मेथड में लिख दूं कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, सीधा लिख दूं। तो सारे बच्चे बताओ कितने रुपए रिसीव हुए थे? 4 लाख। तो ये मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ गई, 4 लाख रुपए रिसीव आ गया। दैट इज अ डायरेक्ट, सीधा सीधा लिखो, डेटा से 4 लाख में लिख दिया, काम खत्म। इनडायरेक्ट वे, इनडायरेक्ट वे क्या है? आप इनडायरेक्ट वे में भी निकाल सकते हो। कैसे? बेटा आप यहां पूरा सेल लिख लो, कितने की हुई थी? 5 लाख की हुई थी कि नहीं? फिर इसमें से एक काम करो, क्लोजिंग डेटर हटा दो, क्योंकि क्लोजिंग डेटर का मतलब क्या है? अभी पैसा मिला नहीं है, हटा दो। तो फिर बैलेंस आ गया कितना? फटाफट बोलो। 4 लाख आएगा, वो 4 लाख ही। निकालने का तरीका चेंज हो गया। समझ में आ रहा कि नहीं? तो ये मेथड कौन सी हो गई? इनडायरेक्ट। करना वही है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर ही निकालना है, पर निकालने का एक तरीका अलग हो गया। आपने पढ़ा भी होगा, ओपनिंग डेटर 0, क्लोजिंग डेटर होगा 1 लाख के, इंक्रीजिंग डेटर आउटफ्लो माइनस कर देते थे, 4 लाख आ गया। कर क्या रहे हो? अक्रूअल सिस्टम को
कौन से सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया? कैश सिस्टम में। ये इनडायरेक्ट मेथड सिखाती है कि अक्रूअल सिस्टम जो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट था उसको कैसे कैश सिस्टम में कन्वर्ट किया जाता है। ये इनडायरेक्ट मेथड है। समझ में आ रहा कि नहीं? तो आप डायरेक्ट भी फॉलो कर सकते हो, इनडायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लगेगी, इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग में नहीं लगेगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग तो सीधा पैसा जितना आया वो लिखते हैं, पैसा जितना गया वो लिखते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? हेलो। तो डायरेक्ट मेथड इनडायरेक्ट मेथड केवल किसमें है मेरे बच्चों? फटाफट बोलो। ओनली फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। किसमें नहीं है? जल्दी से बता दो। इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस में नहीं। अच्छा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या आएगा? जल्दी से बता दो। कैश जनरेटेड फ्रॉम बिजनेस, मतलब केवल प्योर रिवेन्यू एक्सपेंसेस और प्योर रिवेन्यू इनकम। क्लियर है कि नहीं? जो आपकी कोर बिजनेस एक्टिविटी है उससे आने वाली चीजें। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में क्या आएगा सर? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में पहले ही बता चुका हूं, तीन चीजों से रिलेटेड सारी इनफ्लो और आउटफ्लो। किस किस से? फिक्स्ड एसेट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट और लोन से एडवांस। तो बेसिकली रिप्रेजेंट द एक्सटेंड द एक्सपेंडिचर हैव मेड फॉर द रिकवर इंटेंडेड टू जनरेटेड फ्रॉम द इनकम और टाइम ऑफ कैश फ्लो। मतलब सीधी भाषा में बात करें, लंबे समय के लिए जो भी खर्चा आपने लगाया है दैट आर कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला पार्ट कौन सी एक्टिविटी कहलाएगा? जोर से बोलो। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में क्या क्या आ जाएगा अगर मैं बात करूं तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में बेटा परचेज फिक्स एसेट करोगे तो यहीं लिखोगे, इन्वेस्टमेंट खरीदोगे यहीं लिखोगे, किसी को लोन से एडवांस दिए यहीं लिखोगे। अब फिक्स एसेट सेल करी तो सेल प्रोसीड्स ऑफ फिक्स एसेट यहीं आ जाएगी। इन्वेस्टमेंट बेचे तो सेल प्रोसीड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। कैश रिसीव वापस ले ली भैया, जिसको लोन दिया था उससे पैसा वापस मिल गया तो कैश रिसीव फ्रॉम रीपेमेंट ऑफ लोन यहीं आ जाएगा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट एक लफड़ा है। आपने कहीं पैसा लगा रखा किसी कंपनी में तो इन्वेस्टमेंट से डिविडेंड मिल सकता है, इन्वेस्टमेंट से रेंट मिल सकता है, इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट मिल सकता है। आपने अगर डेब्ट सिक्योरिटीज खरीदेंगे तो इंटरेस्ट मिलेगा। दूसरी चीज क्या? इक्विटी सिक्योरिटी या प्रेफरेंस शेयर खरीद रखे तो डिविडेंड मिलेगा और प्रॉपर्टी खरीद रखे तो रेंट मिलेगा, तो वो भी यहीं पर आ जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं? तो ये एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी बन जाएगी हमारी? कैश फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट यहां लिखे हैं तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सारी इनकम यहीं आएगी। समझ में आ रहा कि नहीं? लेकिन कौन से बेसिस पर आएगी? कैश बेसिस पर। अगर हमारी P&L में अक्रूवल बेसिस पर है तो हमको आउटस्टैंडिंग प्रीपेड को एडजस्ट करके यहां उसको कौन से बेसिस पर लिखना रहेगा? कैश बेसिस पर लिखना रहेगा। इतना सा काम करना है, काम खत्म। से P&L में अक्रूवल बेसिस पर आ रही है 50,000, बैलेंस शीट में अक्रूड इंटरेस्ट दिख रहा है 10,000 का, तो यहां कितना आएगा? 40, क्योंकि वहां अर्न बेसिस पे 50 पूरा लिखा है, यहाँ अक्रूड 10,000 का दिख रहा है, मतलब 10,000 अभी आना बाकी है। माइनस करके लिख दो 40,000, काम खत्म हो जाता है। इसमें टेंशन वाली बात कोई होती नहीं है। समझ में आ रहा कि नहीं? क्योंकि हमको इतना घर करना है, मतलब जो चीज P&L में प्लस हुई थी, जैसे अक्रूड इनकम P&L में प्लस हुई थी, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में उसको उल्टा कर दो तो कैश आ जाएगी। समझ में आ रहा कि नहीं? मतलब P&L से कैश फ्लो बनाना बहुत इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। समझ में आया कि नहीं? आपको P&L देने, बैलेंस शीट देने, काम खत्म हो जाएगा। डेप्रिसिएशन अभी आ रहा हूं बेटा उस चीज पे, बट इतना सबको समझ में आया कि नहीं? क्लियर? दूसरी चीज बेटा, ये तो हमारी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी हो गई, लेकिन कुछ आइटम ऐसे होते हैं जिसमें कैश का पेमेंट ही नहीं करना पड़ता। से डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश आइटम, आपको पता है। एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट। क्या पेमेंट करना पड़ा? नहीं। जो चीज नॉन कैश है वो तो आएगी ही नहीं कैश फ्लो स्टेटमेंट में। समझ में आ रहा कि नहीं? उसको लेने की जरूरत नहीं है, तो यहां आएगा ही नहीं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का क्या होगा आगे अपन डिस्कस करेंगे, बट इतना सबको समझ में आ गया कि नहीं? इसके बाद आती है बेटा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या है? तो मैंने आपसे बोला था ऑनर्स कैपिटल और बोरोइंग। जो भी पैसा आपने, ऑनर ने पैसा लगाया वो, और जो आपने लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बोरोइंग कर रखी वो, दोनों से जो भी लेन देन हो रहा है वो सारा इनफ्लो आउटफ्लो कौन सी एक्टिविटी में आ जाएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। जैसे कैश प्रोसीड्स फॉर इशू ऑफ शेयर्स, कैश पेमेंट इक्विटी शेयर होल्डर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, पेमेंट भी करना पड़ सकता है, आपने बायबैक कर लिया हो, रिडम्पशन कर दिया हो। इसके अलावा बेटा आपने डिवेंचर इशू किया, लोन इशू किए, बैंक ओवरड्राफ्ट है, बॉन्ड है, सीसी लिमिट, कहीं से भी लोन लिया है तो वो यहाँ लिख लोगे। कैश पेमेंट किया है लोन का तो वो भी यहाँ आ जाएगा। आप सारे बच्चे बताओ, आपको पता है लोन लेते हैं तो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो जितना इंटरेस्ट पे किया है वो यहाँ लिख देंगे, और इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर को जो डिविडेंड पे किया है वो यहाँ आ जाएगा। ध्यान रखना, रिसीव
इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव वो कहां आएगा, इन्वेस्टमेंट में, लेकिन पेमेंट कहां आएगा, फटाफट बोलो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। क्यों आएगा, आपको समझ में आ गया, क्योंकि शेयर होल्डर का पेमेंट है तो हम इन्हीं का खर्चा मानेंगे, यहीं लिख देंगे। तो ये हमारी कौन सी एक्टिविटी हो गई, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। थर्ड, ओपनिंग क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस, वो हमारे यहाँ आएंगे ही आएंगे, लेकिन साथ ही साथ एक और चीज यहाँ बोलते हैं कि अगर आपने कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं जिनका मेच्योरिटी पीरियड लेस देन 3 मंथ है, 3 महीने से कम के लिए अगर कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जनरली इनको मार्केटेबल सिक्योरिटीज बोलते हैं। कौन सी सिक्योरिटीज बोलते हैं, जोर से बोलो। तो ये भी आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ही कहलाएंगे अकॉर्डिंग टू AS3। ये बात कौन बोल रही, फटाफट बोलो, AS3। ध्यान रखना, ये डेटा परचेज से 3 महीने के अंदर अंदर बिकना चाहिए। समझ में आ रहा कि नहीं, कौन सी डेट से, फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज से 3 महीने के अंदर अंदर आप बेच दोगे, ऐसा सोच के अगर कोई इन्वेस्टमेंट खरीदा है तो वो आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहलाएगा। उसको भी यहां लिख देंगे। तो ओपनिंग कैश, ओपनिंग बैंक और ओपनिंग ये जोड़ दो इन्वेस्टमेंट, तो आ गया ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सेम ऐसे क्लोजिंग बैलेंस जोड़ दो तो वो क्या हो जाएगा, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। जनरली कैश एंड बैंक में हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं लिखते थे, बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 इसको यहां ऐड करा रहा है। ये थोड़ा सा चेंज है। ऐसा क्यों, क्योंकि बोल रहा है भैया 3 महीने के अंदर अंदर जो बिक जाएगा, 3 महीने में जो पैसा मिल जाएगा, बताओ बच्चों, वो आपके लिए इक्विवेलेंट टू कैश ही है। समझ में आया। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो 3 चीजों को जोड़ना है बस बेटा, तो ये हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो जाएगा। काम खत्म। अब बताओ, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट निकाल दिया, अब चारों चीजें समझ में आ गई कि नहीं। अब मैं आपसे बोल रहा था कुछ चीजों को कैश फ्लो स्टेटमेंट में कंसीडर नहीं करना है, इनके एडजस्टमेंट करना पड़ेंगे। कंसीडर नहीं करना मतलब ये P&L में आ रहे हैं अक्रूवल बेसिस पर, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, कैश सिस्टम पर बनाने के लिए इनका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो कुछ चीजें कंसीडर नहीं करना, कैश फ्लो स्टेटमेंट में आएंगी नहीं, जैसे डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम, गुडविल रिटर्न ऑफ, लॉस बाय फायर, बोनस इशू, समझ में आ रहा कि नहीं, शेयर इशूड अदर देन कैश कंसीडरेशन, अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व, ये सब नॉन कैश आइटम है, ये सब नहीं आएंगे। दूसरी चीज बेटा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, कौन से, फटाफट बोलो, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्रेडिट ट्रांजेक्शन लाइक क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट एक्सपेंसेस, क्रेडिट इनकम, ये भी नहीं आएंगे। क्यों, क्योंकि हमको कैश सिस्टम पे बनाना है कैश फ्लो, तो इन चीजों को कैश फ्लो स्टेटमेंट में कंसीडर नहीं करते, इनका एडजस्टमेंट करते हैं। इनका क्या करते हैं, फटाफट बोलो, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट क्यों करना पड़ता है इनका, मतलब वो चीज प्लस भी होगी और माइनस भी हो जाती है, इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट। जैसे लॉस बाय फायर, मैं पहले जोड़ूंगा और बाद में कैश फ्लो में घटा भी दूंगा सेम अमाउंट, काम खत्म हो गया। समझ में आएगी नहीं। तो इनका क्या करना पड़ता है, जोर से बोलो, एडजस्टमेंट करना पड़ता है। एडजस्टमेंट क्या होगा, बस ये एडजस्टमेंट ही तो हमको देखना है कि ये नॉन कैश आइटम और कैश क्रेडिट ट्रांजेक्शन का एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है, मतलब कैसे इनको एडजस्ट करके अक्रूवल सिस्टम को कैश सिस्टम में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का, भी भाई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस P&L में जुड़े हुए हैं, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय क्या करना पड़ेंगे, माइनस करना पड़ेंगे। समझ में आ रहा कि नहीं। तो ऐसा कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तो ये हमारा काम हो जाएगा। बाकी ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट नहीं होते, इनको हम यूज करते हैं कैश रिसीव निकालने के लिए, लेकिन ये कैश फ्लो में आते कहीं भी नहीं है। बात समझ में आएगी नहीं, एनी डाउट। तो इन आइटम को हम कंसीडर ही नहीं करेंगे क्योंकि हमारे कैश फ्लो का पार्ट नहीं होते। तो अब चलो, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, सारे बच्चे जल्दी जल्दी बताते जाओ कौन सी एक्टिविटी में डालेंगे। अगर आपको आइटम समझ में आ गया है तो आप फटाफट जल्दी से मेरे को बताते जाओ। जल्दी से बताओ कैश सेल्स कौन सी एक्टिविटी का पार्ट बनेगी, बोलो। सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, वेरी गुड। क्रेडिट सेल्स आएगी नहीं, वेरी गुड। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। रेंट पेड, पेमेंट बेटा हमेशा ऑपरेटिंग। रेंट रिसीव, इन्वेस्टमेंट। क्लियर है, रेंट का पेमेंट करोगे तो ऑपरेटिंग है, लेकिन रिसीव हो रहा है इसका मतलब आपने प्रॉपर्टी में पैसा लगा रखा है तो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। हाँ, इनकम टैक्स पेड, ऑपरेटिंग, जनरली बिजनेस के प्रॉफिट पर टैक्स देना पड़ता है। हाँ, कैपिटल गेन टैक्स, इन्वेस्टमेंट, फिक्स एसेट बेची, इन्वेस्टमेंट बेची तो कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है, आपने पढ़ रखा है टैक्सेशन, तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में आएगा। परचेस ऑफ गुडविल, फिक्स एसेट खरीदी, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। परचेस ऑफ शेयर इन एक्स लिमिटेड, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट खरीदे। समझ पा रहे हो कि नहीं, अरे हाँ है ना। सेल ऑफ प्लांट, प्लांट बेचा, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी।
कैश पेड टू क्रेडिटर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बैंक ओवरड्राफ्ट आया, बताओ बेटा जल्दी से, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इक्विटी शेयर इशू किए, कौन सी एक्टिविटी, जो बोलो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। डिवेंचर इशू किए, कौन सी एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। डिविडेंड पेमेंट किया, कौन सी एक्टिविटी, जल्दी से बताओ, डिविडेंड पेमेंट किया, कौन सी एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। डिविडेंड रिसीव हुआ लेकिन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, समझ में आया। इंटरेस्ट पे किया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, लेकिन इंटरेस्ट रिसीव हुआ, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। सैलरी पे की एम्प्लॉय के लिए, बताओ बेटा कौन सी एक्टिविटी, ऑपरेटिंग। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, कौन सी एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बोनस शेयर इशू किए, इट इज नॉन कैश, कहीं नहीं आएंगे, नथिंग। प्लांट खरीदा शेयर इशू करके, नथिंग, पैसा नहीं आएगा। डेप्रिसिएशन चार्ज किया, नथिंग। गुडविल राइट ऑफ की, नथिंग। समझ में आया, दैट्स एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट है, बट कैश फ्लो में नहीं आएंगे, किसी एक्टिविटी का पार्ट नहीं होंगे। दैट क्लियर। तो ये हमारी क्या है, फटाफट बोलो, कैश फ्लो की एक मेथड्स हो गई कि हमको कौन सा आइटम कहां लेना है। दैट इज अ ओवरव्यू ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। आई होप सबको ओवरव्यू समझ में आ गया होगा। अब इनके डिटेल में चलते हैं एक एक के। तो डिटेल में चल के हमको क्या करना पड़ेगा वो धीरे धीरे सॉल्व करना सीखते हैं, तो हमारा काम हो जाएगा। सबसे पहले मैं ले रहा हूं कौन सी एक्टिविटी बेटा, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। तो अपनी कॉपी में हेडिंग डालें। अब यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी को। एज अ स्टूडेंट पढ़ेंगे अब हमको करना क्या है, और एग्जाम में इनका क्या कैसे किया जाएगा एडजस्टमेंट, वो हम सीखेंगे। इज दैट क्लियर? गुड। जनरली हमारे एग्जाम में इन्वेस्टमेंट के लिए दो चीजें हमेशा होंगी। एक तो होगा बेटा क्या, फिक्स्ड असेट्स, और दूसरे होंगे नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या करेंट इन्वेस्टमेंट, लेकिन जो 3 महीने के बाद से अवेलेबल है। सारे बच्चे बताओ, अगर ऐसी कोई चीज दे रखी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको अकाउंट्स बनाना पड़ेंगे कुछ बैलेंसिंग फिगर निकालने के लिए। क्या बनाना पड़ते हैं, फटाफट बोलो, अकाउंट्स। उसमें सबसे पहले आती है हमारी फिक्स असेट। फिक्स असेट दो तरह की होती है, हमने पढ़ा है, टेंजिबल और इंटेंजिबल। इन फिक्स असेट में एक एडजस्टमेंट होता है, जैसे फिक्स असेट की वैल्यू कम हो गई तो हम इसको सेल नहीं मानेंगे। अगर फिक्स असेट की वैल्यू गिर गई है, डिक्रीज हो रही है, ओपनिंग 5 लाख था, क्लोजिंग 4 लाख बचा है, तो ये मैं नहीं मानना कि 1 लाख रुपए बिक गई है। गुडविल ओपनिंग 10,000 थी, क्लोजिंग 8,000 बची है, नहीं मानना कि बिक गई है। क्या मानोगे हमेशा इन पर, डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन हुआ है। क्या हुआ है, डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन। डिक्रीज को हमेशा डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन मानना है। तो टेंजिबल असेट्स होगी तो डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा, आप सारे बच्चों को पता है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट। फिर डेप्रिसिएशन पी&एल में चला गया होगा कि नहीं, तो पी&एल के प्रॉफिट को उसने कम कर दिया, लेकिन एक्चुअल में कैश कम नहीं हुई, मतलब ये हमारी पी&एल में प्लस होने वाला आइटम है। जब हम कैश सिस्टम पर जाएंगे तो अक्रूअल कॉन्सेप्ट में आपके डेप्रिसिएशन ने पी&एल को माइनस कर दिया, जबकि कैश सिस्टम में ये चीज आना ही नहीं थी। तो मैंने बोला था उल्टा करना रहेगा। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन को वापस से ऐड बैक करना पड़ेगा। क्यों ऐड बैक करना पड़ेगा, लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि एक्चुअल में यहां कोई पेमेंट नहीं हो रहा, लेकिन इसने हमारे प्रॉफिट को कम कर दिया, जबकि कैश सिस्टम में प्रॉफिट कम नहीं होता, क्योंकि डेप्रिसिएशन के बदले में ना तो पैसा आया ना पैसा गया है। समझ में आया? तो डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करना पड़ेगा। कौन सी एक्टिविटी निकालते समय, ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालते समय। इज दैट क्लियर? सेम बेटा, गुडविल कम हो गई तो दैट मींस वो अमोर्टाइज्ड हुई होगी। अमोर्टाइजेशन का मतलब होता है राइट ऑफ करना, डेप्रिसिएशन लगाना। समझ में आ रहा कि नहीं? तो अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस आपकी गुडविल की वैल्यू को कम कर रहे होंगे, और अमोर्टाइजेशन पी&एल में चले गए। बताओ यहां भी कोई पेमेंट होता है कि अमोर्टाइजेशन में? नहीं। तो सारे बच्चे बताओ, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस अगर हमारे पी&एल में आ रहे हैं, क्या करना पड़ेगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने के लिए, जल्दी जल्दी बता दो। ऐड बैक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ऐड बैक। तो ध्यान रखना,
डेप्रीसिएशन, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस अगर P&L में है तो उनको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालते समय ऐड बैक करेंगे, ताकि हमारा अक्रूअल सिस्टम कौन से सिस्टम में कन्वर्ट हो जाए, फटाफट बोलो, कैश सिस्टम में कन्वर्ट हो जाए। क्या ये बात दिमाग में बैठ गई? हेलो? तो फिक्स असेट में पहला एडजस्टमेंट तो ये होगा। दूसरी चीज, हमको एक और चीज फिक्स असेट में निकालना पड़ेगी। सर क्या? कितने रुपए की असेट परचेस की और कितने रुपए की असेट सेल की, क्योंकि कैश फ्लो में परचेस और सेल आएगी जो कि P&L में नहीं आ रही होगी, क्योंकि P&L में परचेस सेल नहीं लिखते, P&L में तो प्रॉफिट और लॉस लिखते। समझ में आ रहा कि नहीं? तो P&L से वो प्रॉफिट और लॉस हटाना पड़ेंगे, उनके फैक्ट हटाना पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि बेटा वो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का पार्ट है और आपने P&L में लिख रखे, हमको वहां ऑपरेटिंग निकालना है। तो प्रॉफिट और लॉस जो हमारे आते ही नहीं है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, उनका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। प्रॉफिट आपने P&L में जोड़ रखे होंगे, क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट को उल्टा माइनस करना पड़ेगा। लॉस आपने घटा रखे होंगे, क्या करना पड़ेगा? ऐड बैक करना पड़ेगा। समझ में आ रहा कि नहीं? और हमको उन प्रॉफिट और लॉस की जगह क्या चाहिए? कितने रुपए की असेट खरीदी और कितने की बेची। तो वो खरीदने और बेचने का बैलेंस निकालने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी फिक्स असेट अकाउंट बनाने की। किसकी जरूरत पड़ेगी? फटाफट बोलो, फिक्स असेट। और फिक्स असेट अकाउंट को बनाने की दो मेथड्स होती हैं अकाउंट के अंदर। फॉर मेंटेनिंग द फिक्स असेट अकाउंट कंपनियां दो मेथड फॉलो करती हैं। कुछ कंपनियां नेट असेट मेथड फॉलो करती हैं और कुछ कंपनियां ग्रॉस फिक्स असेट मेथड फॉलो करती हैं। एग्जाम में इन दोनों में से कोई भी एक चीज आ सकती है। सारे बच्चे बताओ, मैं क्यों बना रहा हूं फिक्स असेट अकाउंट? प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए नहीं, वो तो P&L में दिया है। सेल और परचेस निकालने के लिए। कोई कैश फ्लो में हमको क्या लिखना है? कैपिटल इनकम और कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीव्ड और कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? फिक्स असेट खरीदना। कैपिटल रिसीव क्या है? फिक्स असेट को बेच के सेल प्रोसीड्स का पैसा लेना। समझ में आ रहा कि नहीं? तो हमको ये निकालना पड़ेगी और इसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी? बेटा फिक्स असेट अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो कोई बोलता है व्हाई प्रिपेयरिंग फिक्स असेट अकाउंट? इट इज नॉट प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन, इट इज अ रिसीव्ड एंड परचेस। समझ में आ रहा कि नहीं? सेल एंड परचेस निकालना। किस चीज की सेल और परचेस? गुड्स की कि फिक्स असेट की? फिक्स असेट की। और उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा मेरे बच्चों? जल्दी जल्दी बता दो, क्या बनाना पड़ेगा उसके लिए? सर फिक्स असेट अकाउंट बनाना पड़ेगा। इट इज इजी। बोलो क्या बोलते हो? समझ में आया कि नहीं? अरे हाँ है ना, बहुत इजी है। दिमाग में एक बार बिठाना है, लॉजिक के साथ बिठाओ, रटो मत, चीजें अपने आप बनती हैं। समझ में आ रहा कि नहीं? सब कुछ है ही नहीं दम अकाउंट में, बस ये है कि हम रटते ज्यादा हैं, समझते कम है, तो वो चीजें डिफिकल्ट हो जाती हैं। समझ में आया? चलो, तो सबसे पहली मेथड कौन सी है? फटाफट बोलो, नेट एसेट मेथड। नेट एसेट मेथड में फिक्स एसेट अकाउंट कैसे बनता है? दैट इज अ फॉर्मेट फिक्स एसेट अकाउंट का। फिक्स है, ऐसे ही होगा सब कुछ। तो फिक्स एसेट अकाउंट कुछ इस तरह से बना लेंगे। मैं गाइड करूंगा कि अकाउंट बनाना इसका, ताकि प्रॉफिट और लॉस की जगह हम कैश रिसीव्ड और परचेस निकाल पाए। समझ में आ रहा कि नहीं? कैसे बनाएंगे फिक्स एसेट अकाउंट? सबसे पहले आपको पता है असेट्स ऑलवेज क्रेडिट या डेबिट? डेबिट। तो बेटा यहां ओपनिंग बैलेंस आएगा फिक्स एसेट का, आएगा कि नहीं? बोलो, डेबिट साइड में क्या आएगा? ओपनिंग बैलेंस ऑफ फिक्स एसेट। तो क्लोजिंग बैलेंस कहां लिख दोगे? फटाफट बोलो, क्रेडिट साइड में। ये हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। डेप्रीसिएशन लगाया तो फिक्स एसेट की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। या अमोर्टाइज किया तो फिक्स एसेट की वैल्यू को कम करने के लिए माइनस करना पड़ेगा। कभी कभी क्वेश्चन देगा कुछ असेट बेच दी गई, कुछ असेट क्या कर दी गई? बेच दी गई। और कितने में बेच दी गई वो दे देगा कि इतने रुपए में बेच दी। सेल प्रोसीड्स यहां लिख देंगे। अब बेचोगे तो असेट पे क्या हुआ होगा? प्रॉफिट और लॉस। लॉस हुआ है तो यहां लिख दोगे, प्रॉफिट हुआ है तो यहां लिख दोगे। सारे बच्चे बताओ, ये सब लिख दोगे तो बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा मेरे इस अकाउंट में? फटाफट बोलो, परचेस ऑफ फिक्स असेट। तो मेरे को परचेस ऑफ फिक्स असेट निकालना रहेगी, काम खत्म। सर प्रॉफिट को डेबिट में क्यों लिखा, लॉस को क्रेडिट में क्यों लिखा? इट इज वेरी इजी, बहुत इजीली समझ सकते हो बेटा। 10,000 वाली चीज, जैसे मैं बोलूं मैंने कोई आइटम 10 का खरीदा था, 12 में बेच दिया, तो सारे बच्चे बताओ 10 की चीज 12 में बिकी तो प्रॉफिट किस साइड आएगा? जल्दी से बताओ। क्रेडिट साइड में लिखूंगा अकाउंट टैली करने के लिए, डेबिट में?
डेबिट में, तो 2000 रुपये यहां डेबिट होता है, P&L में जाके वो क्रेडिट हो जाता है। सेम अगर मैं बोलूं 10 की चीज 8 में बिकी, सारे बच्चे बताओ 10 की चीज कितने में बिकी, 8 में बिकी, तो 2000 का लॉस हुआ। अकाउंट टैली करने के लिए लॉस को डेबिट क्रेडिट साइड में लिखोगे, यहां क्रेडिट हुआ है, P&L में जाके लॉस डेबिट हो जाएगा। तो एग्जाम में हो सकता है या तो बैलेंसिंग फिगर हमारा क्या निकलेगा, मोस्ट ऑफ द केसेस में बैलेंसिंग फिगर हमेशा ही क्या होगी, फटाफट बोलो, परचेज होती है। तो ये निकालना रहता है, बाकी सारी चीजें क्वेश्चन में गिवन होती हैं। तो ये परचेज निकालने के लिए अकाउंट बनाना पड़ेगा। अच्छा इसमें बताओ मेरे इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में क्या क्या आएगा, अगर मैं पूछूं इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में क्या क्या आएगा, तो आप बहुत इजीली बता सकते हो। बताओ क्या क्या आएगा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में, बोलो। परचेस ऑफ फिक्स असेट और सेल्स ऑफ फिक्स असेट, बाकी कोई काम की चीज ही नहीं है सर। बाकी ये प्रॉफिट लॉस डेप्रिसिएशन ये सब रिवर्स इफेक्ट में आएंगे, कहां पर, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। डेप्रिसिएशन यहां माइनस हुआ है वहां प्लस हो जाएगा, लॉस यहां क्रेडिट में आ रहा मतलब माइनस हुआ है वहां प्लस हो जाएगा, प्रॉफिट यहां जुड़ रहा है वहां माइनस हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, क्लियर। तो ये अकाउंट हमको बनाना पड़ेगा। अच्छा ये प्लस माइनस क्यों करना पड़ रहा है लॉस प्रॉफिट के, तो मैंने आपको बताया हमको अक्रूवल को कैश में बनाना है, इसलिए सब एडजस्टमेंट करना पड़ेंगे। क्या ये सबको समझ में आ गया, अमन, भूमि, हर्षवर्धन, क्या ये अकाउंट क्लियर है सबको। तो ये छोटा सा अकाउंट फिक्स एसेट अकाउंट होता है, हमेशा ऐसे ही बनता है। मैं साइंस टाइप का आदमी था तो मैंने तो ये रट लिया था, अगर डेबिट क्रेडिट समझ में नहीं आते थे तो। आप भी एक बार बनाओगे फिक्स एसेट अकाउंट बनना चालू हो जाएगा, काम खत्म, हर बार ऐसे ही बनाना है, इन्हीं चुनी चीजें हैं इसके अंदर, तो अकाउंट बनाएंगे काम खत्म। मैं तरीका प्लस माइनस से भी बता सकता हूँ बट इट इज इजी, तो अकाउंट ही बना देते हैं। जो डिफिकल्ट होंगे उनको हम प्लस माइनस करके निकाल लेंगे, अभी सिखाऊंगा आपको ग्रॉस मेथड, प्लस माइनस से बता दूंगा, अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और इतना समझ में आया कि नहीं, एनी डाउट। तो सर एग्जाम्पल, दैट इज एग्जाम्पल, देखो जैसे एक क्वेश्चन है आपका, आपको ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया है कि भैया ओपनिंग प्लांट था 4 लाख का, क्लोजिंग हो गया 6 लाख का, डेप्रिसिएशन चार्ज किया है ड्यूरिंग द ईयर में 2 लाख रुपए का, पूरा सम प्लांट सोल्ड कर दी है 1,80,000 के, जिनकी WDB 1,90,000 थी। सारे बच्चे ध्यान से समझना, जब भी फिक्स एसेट का पॉइंट आता है तो 2 स्टेप्स आपको फॉलो करना है। पहली स्टेप्स तो ये कि आपको इसका प्रॉफिट और लॉस निकालना रहेगा। तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर लो, प्रॉफिट और लॉस। कैसे निकालोगे, प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी WDB की। तो सबसे पहले WDB आपको दे रखी है और सेल प्रोसीड की। तो सारे बच्चे बताओ सेल प्राइस ऑफ फिक्स असेट कितने में बेची, 180। इसमें से माइनस कर देंगे क्या, WDV या बुक वैल्यू। WDV का दूसरा नाम क्या है, फटाफट बोलो, बुक वैल्यू या कैरिंग अमाउंट, कुछ भी बोल सकते हो। बुक वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट माइनस कर दो। बताओ कितने की फिक्स एसेट थी जिसकी बुक वैल्यू क्या थी, 190। तो सारे बच्चे बताओ जैसे ही माइनस किया तो ये क्या आ गया, फटाफट बोलो, नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब लॉस हो गया। लिख देते हैं लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। ये निकाल दो सबसे पहले। अब ये निकालने के बाद फिक्स प्लांट अकाउंट बना लेते हैं। प्लांट अकाउंट बनाना बहुत इजी है, क्या लिखोगे यहाँ पर, सर ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्लांट, कितना था ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्लांट, 4 लाख। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्लांट लिख दो, कितने रुपए का था, हो गया बेटा 6 लाख का। अब ये उतार दो यहाँ पर जो चीजें क्वेश्चन में गिवन है। पहले डेप्रीसिएशन दिया है हमको, क्वेश्चन में डेप्रीसिएशन लिख देते हैं, कितने रुपए का डेप्रीसिएशन लग गया है, 2 लाख का। अब ये 3 चीजें लिख दो। सारे बच्चे बताओ क्या क्या, सबसे पहले सेल प्राइस लिख देता हूं, क्या लिख दूं फटाफट बोलो, सेल्स। कितने रुपए में सेल हुआ, सेल मतलब कैश एंड बैंक, कितने रुपए में बेच दिया, हाँ 180। तो क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, लॉस। लॉस हुआ तो यहाँ लिखेंगे, हमको पता है लॉस यहाँ क्रेडिट होगा, P&L में जाके डेबिट हो जाएगा, लॉस ऑन सेल। कितना बेटा 10। अब आपको पता है यहाँ सर प्रॉफिट, प्रॉफिट लिखेंगे ही नहीं क्योंकि या तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, लॉस आ गया तो प्रॉफिट नहीं आएगा, प्रॉफिट आ गया तो लॉस नहीं आएगा। बस आप निकाल लो, यहाँ परचेस आना बाकी है। कितने रुपए की फिक्स एसेट परचेस करी होगी बोलो, 5 लाख
90,000 की परचेज करी होगी, काम खत्म। ये मेरा बैलेंसिंग फिगर हो गया। सारे बच्चे बताओ क्या ये निकालते बनेगा? एनी डाउट? इजी, परचेज निकालना रहेगी। सेल दे रखी। अच्छा मैं आपसे पूछूंगा, बताओ इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में क्या आएगा? बताओ इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में दो चीजें जाएंगी, कौन कौन सी? परचेज ऑफ फिक्स एसेट, इनफ्लो दिखाओगे आउटफ्लो दिखाओगे? आउटफ्लो, क्योंकि पैसा गया होगा। और सेल प्रोसीड्स ऑफ फिक्स एसेट्स, इनफ्लो 1,80,000, काम खत्म। करते बनेगा। तो चलो जरा ये वाला करके बता दो आप, निकाल के बताओ यहां कितना आ रहा है, फटाफट जल्दी से निकाल के बता दो परचेज कितनी आ रही है। $2,90,000, विजय का कहना है 2,90,000 की परचेज। लोकेश, प्रिया, हर्षवर्धन, भूमि, अमन, बताओ आप लोग भी बता दो कितना आ रहा है। विजय का आंसर आ गया है 290। 290, प्रिया का आंसर भी 290। 290 सही है क्या? गुड। आप चाहो तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। कैसे? 2 लाख की एसेट्स है, 2 लाख में से 90,000 माइनस करो पहले तो। 2 - 90, करो 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 कैलकुलेटर पर। 2 लाख - 90, कितना बचा? 110। 110 में से 40,000 की बुक वैल्यू वाला फर्नीचर बिक गया है कि नहीं? तो सीधा 40 घटा दो, सेल प्रोसीड मत लिखो, सीधा 40 घटा दो, -40 करो, कितना आया? 70,000। अब 70,000 को 360 से कंपेयर कर लो। 70,000 की चीज 360 की बची, कितनी आ गया? 290, काम खत्म। ना प्रॉफिट की जरूरत है ना लॉस की जरूरत है। बुक वैल्यू ध्यान रखना, बुक वैल्यू माइनस कर दो, डेप्रिसिएशन घटा दो और क्लोजिंग से कंपेयर कर लो, परचेज अपने आप आ जाएगी। समझ में आएगी नहीं? इट इज अ ट्रिक। क्या हो गया फॉर्मूला? अगर मैं निकालना चाहूं तो सारे बच्चे बताओ क्या करो। ओपनिंग बैलेंस में से क्या घटा दो? डेप्रिसिएशन घटा दो और बुक वैल्यू ऑफ सोल्ड फर्नीचर की वो घटा दो, कंपेयर कर लो क्लोजिंग से, परचेज डायरेक्ट आ जाएगी, काम खत्म। तो अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती एग्जाम में, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, थोड़ा सा का दिमाग लगाओ तो। क्योंकि बुक वैल्यू की बिकी है, हमको प्रॉफिट और लॉस से मतलब नहीं है, बुक वैल्यू से मतलब है। इतनी बुक वैल्यू थी, 2 लाख में से 40,000 बुक वैल्यू वाली बिक गई, 90 का डैप लग गया, तो कितना बचना था? अब कितना बचा है, कंपेयर कर लो, काम खत्म। ऐसे भी निकाल सकते हो। 290 इज आंसर। क्लियर है कि नहीं? बना सकते हो बिल्कुल। ये वाले का बताओ जरा, यहाँ क्या निकलेगा बैलेंसिंग फिगर में बात करूं तो? और यहाँ परचेज दे दी, तो 2 और 3 कितना हो गया बेटा? 5। 5 की एसेट 4 बता रहे हैं। मैंने बोला था डिक्रीज को क्या मानना है, सारे बच्चे बताओ, डिक्रीज को सेल मानेंगे डेप्रीसिएशन मानेंगे? डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन कितना आ जाएगा जल्दी से बताओ? 3 और 2 5 -4 कितना हो जाएगा? जोर से बोलो। 1 लाख। तो 1 लाख का क्या हो गया, फटाफट बोलो? डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन मानना है। लेकिन 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 ट्विस्ट, असेट ऐसी होती से लैंड होती जिस पर डेप लगता ही नहीं है, तो फिर क्या डेप्रीसिएशन मानते? नहीं, फिर हम हमारा 4 ग्राम वाला दिमाग यूज करते। फिर क्या यूज करते? फिर इसको सेल ही मानते। क्या मानते? सेल मानते 1 लाख रुपए का। और ये प्लांट है, दैट इज अ डेप्रिसिएबल एसेट, तो आप डेप्रिसिएशन मान लो। नॉन डेप्रिसिएबल एसेट डिक्रीज हुई है, तो ऑलवेज टेकिंग सेल प्रोसीड्स। क्या टेकोगे, फटाफट बोलो? सेल प्रोसीड लोगे। समझ में आया कि नहीं? जरा ये करो। गुडविल थी 2 लाख की, 2 लाख की और खरीद ली, हो गई 4 लाख की। सारे बच्चे बताओ 1 लाख रुपए क्या मानोगे? सेल प्रोसीड या अमोटाइजेशन? अमोटाइजेशन, वेरी वेरी गुड। ध्यान रखना 1 लाख रुपए का अमोटाइजेशन। गुडविल अमोटाइज्ड होती है, डेप्रिसिएशन नहीं लगता, तो 1 लाख रुपए का अमोटाइजेशन मान लेंगे, राइट ऑफ मान लेंगे, काम खत्म हो गया। करते बनेगा कि नहीं? ये मेथड कौन सी मेथड हो गई? नेट असेट मेथड। बताओ, बहुत डिफिकल्ट है। एक और पॉइंट, कहीं असेट बीच के में फिक्स असेट कहीं बीच में बेचते हैं और ओपनिंग बैलेंस देते हैं आपको असेट का, तो आपको फिर उस दिन तक की बुक वैल्यू पहले निकालना पड़ेगी प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए। समझ में आएगी नहीं? उसके बाद आपका क्या आएगा? असेट की प्रॉफिट और लॉस आएंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। दूसरी मेथड कौन सी है बेटा? ग्रॉस फिक्स असेट मेथड। ग्रॉस फिक्स असेट मेथड में असेट के 2 अकाउंट होते हैं। असेट के कितने अकाउंट होते हैं? 2। एक फिक्स असेट अकाउंट और दूसरा होता है बेटा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन।
या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। नोट डाउन कर लो इसको, इन दोनों के मतलब समझो। accumulated depreciation not a depreciation account, accumulated depreciation represent the negative fixed asset account। ये असेट का अकाउंट है, फिक्स असेट, लेकिन कौन सा बैलेंस, फटाफट बोलो, नेगेटिव बैलेंस, जो कि असेट एक्सपायर हो चुकी है, वो असेट जो क्या हो चुकी है, फटाफट बोलो, एक्सपायर हो चुकी है, डिक्रीज हो चुकी है, उसको यहां दिखाते हैं। फिक्स असेट अकाउंट पॉजिटिव बैलेंस है, जितने रुपए की आपने असेट खरीदी थी वही रहेगी, मतलब कॉस्ट प्राइस पर रिप्रेजेंट होती है। तो इस मेथड में फिक्स असेट हमेशा ग्रॉस होती है, क्योंकि फिक्स असेट अकाउंट में डेप्रिसिएशन नहीं लगाते हम, डेप्रिसिएशन को नेगेटिव फिक्स असेट अकाउंट में लिखते जाते हैं। उस नेगेटिव फिक्स असेट का नाम क्या है, फटाफट बोलो, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन पी&एल में नहीं आता, इट्स रिप्रेजेंट द बैलेंस शीट। डेप्रिसिएशन पी&एल में आता है। तो पहले इन दोनों का मीनिंग समझो। डेप्रिसिएशन इज अ एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या है, फटाफट बोलो, एक्सपेंसेस अकाउंट है जो हमारे पी&एल में आता है। डेप्रिसिएशन इज अ एक्सपेंसेस अकाउंट, ये हमारा एक्सपेंसेस अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट जिसको आप बोल सकते हो। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट का नेचर नॉमिनल होता है, तो पी&एल में आता है। जबकि एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट इज रियल अकाउंट, ये रियल अकाउंट है, रियल है, हाँ, क्योंकि ये नेगेटिव फिक्स असेट अकाउंट है। भले इसके साथ डेप्रिसिएशन वर्ड लिखा है या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिखा है, बट दैट अकाउंट इज रियल अकाउंट। ध्यान रखना, ये रियल अकाउंट होता है इसका नेचर, और ये इट्स रिप्रेजेंट द बैलेंस शीट, इज नॉट रिप्रेजेंट द पी&एल। ये कभी पी&एल में नहीं आएगा। बात समझ में आई कि नहीं, पहले तो ये बताओ। हेलो, तो दोनों अकाउंट में डिफरेंस होता है, डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग होता है और एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग होता है। डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द ईयर होता है, सेम ईयर में ओपन होता है, सेम ईयर में क्लोज हो जाता है, बट दैट अकाउंट इज नॉट क्लोज। एक बार ओपन हो गया, जब तक फिक्स असेट रहेगी तब तक ये अकाउंट कंटिन्यू रहेगा, ये क्लोज नहीं होता। क्लियर? कौन सा अकाउंट क्लोज नहीं होता, सारे बच्चे जल्दी से बता दो। एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट कभी भी क्लोज नहीं होता। कब तक? जब तक फिक्स असेट है तब तक ये अकाउंट रहेगा। कई बच्चे क्या है, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेप्रिसिएशन मान लेते हैं क्योंकि पढ़ा ही नहीं होता, या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को डेप्रिसिएशन मानने लगते हैं। इट इज नॉट डेप्रिसिएशन अकाउंट, इट इज अ फिक्स असेट अकाउंट। नेचर कौन सा होता है, रियल। डेप्रिसिएशन अकाउंट एक्सपेंसेस है, और वो एक्सपेंसेस है तो कहां जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में। डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आता है, हर साल का, ओपन हुआ क्लोज हो गया। जैसे मैंने 1 लाख का डेप्रिसिएशन लगाया, पी&एल में भेज के क्लोज कर दिया, 1 लाख का फिर डेप्रिसिएशन लगाया, पी&एल में लगा के क्लोज भेज, फिर 1 लाख का डेप्रिसिएशन लगाया, पी&एल में भेज दिया, काम खत्म। कौन सा अकाउंट, फटाफट बोलो, डेप्रिसिएशन। हर साल ओपन हुआ क्लोज हो गया, ओपन हुआ क्लोज हो गया। तो अगर मैं पूछूं, बताओ, ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालते समय कौन से बैलेंस को एड बैक करोगे, डेप्रिसिएशन को, मतलब कितने रुपए एड बैक करोगे, 1 लाख। लेकिन एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कुछ नहीं होगा, ये तो असेट अकाउंट है। पहले साल का डेप लगाया, इस अकाउंट में आ गया, दूसरे साल का फिर 1 लाख लगाया, 1 लाख जुड़ के बैलेंस 2 लाख हो जाएगा, तीसरे साल फिर लगाया, बैलेंस 3 लाख हो जाएगा। मतलब बैलेंस शीट में हर साल इसका बैलेंस इकट्ठा होता जाता है, एक्युमुलेट होता जाता है। मतलब ये बोल रहे हैं कि मैंने 5 लाख की एसेट खरीदी थी, उसमें 3 लाख की यूज कर चुका हूं, तो टोटल डेप्रिसिएशन को रिप्रेजेंट करती है। 1 साल के नहीं, 3 साल, 4 साल, 5 साल, जितने साल हो गए एसेट खरीदी हो उतने साल का टोटल डेप्रिसिएशन रिप्रेजेंट करता है एक्युमुलेटेड या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ये बैलेंस कैसा होता है, एज ऑन होता है। कैसा होता है, फटाफट बोलो, एज ऑन होता है। ये 1 साल का नहीं होता। मतलब मैं एंट्री क्या डालता हूं, एंट्री डालता हूं डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन, दूसरे साल फिर से एंट्री डालूंगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तीसरे साल फिर डालूंगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सारे बच्चे बताओ, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में हर साल का डेप्रिसिएशन क्या होता जा रहा, प्लस 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 प्लस, तो उसका बैलेंस क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जबकि दूसरी एंट्री, पहली एंट्री डाली डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और दूसरी एंट्री क्या डालोगे, पी&एल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन पी&एल में चला जाएगा। लेकिन एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन रहेगा, वो क्लोज नहीं हुआ। अब वो क्लोज नहीं हुआ तो कहां दिखाओगे, बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड।
अब या तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखा दो या असेट में से माइनस करके दिखा दो, बात एक ही है। लेकिन ध्यान रखना फिक्स असेट अकाउंट अलग है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग है, दोनों अकाउंट अलग अलग है, दोनों अकाउंट एक नहीं होते। दोनों अकाउंट कैसे होते हैं फटाफट बोलो, अलग अलग होते हैं। अब ये दो अकाउंट जो आपने बनाए, फिक्स असेट के दो अकाउंट चलेंगे, एक बैलेंस पॉजिटिव एक नेगेटिव, मतलब एक अनएक्सपायर्ड असेट का और एक एक्सपायर्ड असेट का। तो बेसिकली ये प्रेजेंटेशन का मामला होता है। तो यहां अकाउंटिंग एंट्री क्या डालते हैं, अकाउंटिंग एंट्री ये डालते हैं हम, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट नहीं लिखते, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिखते हैं। और फिर डेप्रिसिएशन तो पीएनएल में चला जाता है, लेकिन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन रहता है, वो क्लोज नहीं होता, वो फिक्स असेट अकाउंट जैसा ही क्लोज ओपन रहता है। तो ये बैलेंस कहां जाता जाएगा, फटाफट बोलो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बैलेंस शीट में आएगा। ये कहां नहीं आएगा बोलो, पीएनएल में नहीं आता। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट एक साल के डेप्रिसिएशन को रिप्रेजेंट करता है क्या, नहीं, वो कौन से डेप्रिसिएशन को रिप्रेजेंट करता है, टोटल अब तक, जब से एसेट खरीदी तब से लेके अब तक के। जबकि डेप्रिसिएशन अकाउंट केवल करंट ईयर के डेप्रिसिएशन को रिप्रेजेंट करता है। पहले तो ये सारे बच्चे बताओ, क्या इन दोनों अकाउंट के डिफरेंस समझ में आ गया, ये दोनों अकाउंट अलग अलग होते हैं ऐसा समझ में आ गया, लोकेश, विदिता, बाकी बच्चे, गुड। तो ये दोनों अकाउंट अलग अलग होते हैं, ये अकाउंट फिक्स असेट होता है और ये खर्चे का अकाउंट होता है, समझ में आ गया। अकाउंटिंग एंट्री समझ में आ गई होगी। डेप्रिसिएशन अकाउंट अब हम कौन सी बुक्स में कहां लगाएंगे डेप्रिसिएशन, सारे बच्चे बताओ, हम डेप्रिसिएशन अब कहां लगाएंगे बोलो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में लगाएंगे, ना कि फिक्स असेट में। तो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि आपने से एक फिक्स असेट खरीदी 5 लाख की, तो आपने यहां लिखा टू फिक्स असेट 5 लाख, सॉरी टू कैश एंड बैंक, कितने रुपए की, 5 लाख। अब जब आप डेप्रिसिएशन लगा रहे थे तो डेप्रिसिएशन इस अकाउंट में ना लगा के कहां लगा रहे हो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में, इस अकाउंट में लिख दिया बाय डेप्रिसिएशन, से 1 लाख का लगाया, तो एक अकाउंट और खुल गया डेप्रिसिएशन अकाउंट, वहां क्रेडिट हुआ, यहां डेबिट हो जाएगा डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 1 लाख रुपए। ये तो कहां चला गया, सारे बच्चे बताओ, ये तो कहां चला गया। लेकिन देखो ये वाला अकाउंट अभी भी ओपन रह गया कि नहीं। अब इसका बैलेंस अभी भी देखो ग्रॉस आ रहा है 5 लाख, हालांकि इस पे डेप्रिसिएशन लग चुका है, लेकिन दैट बैलेंस इज ग्रॉस। क्या इसमें से अभी डेप्रिसिएशन माइनस हुआ, ये यहां इकट्ठा है, इसको सीडी लिखेंगे, क्योंकि ये रियल अकाउंट है तो हम इसका सीडी निकालेंगे। अब क्या करोगे सारे बच्चे बताओ, ये 5 लाख तो असेट साइड आएगा, ये क्रेडिट साइड आएगा, क्लोजिंग बैलेंस। तो अब बताओ, क्रेडिट साइड ना लिख के मैं असेट में से माइनस करके दिखा देता हूं। असेट से माइनस करके दिखाने का मतलब ये नहीं है कि अकाउंट क्लोज कर दिया, अकाउंट तो अभी भी ओपन है। तब नेक्स्ट ईयर में बैलेंस वापस से क्या हो जाएंगे, जोर से बोलो, ब्रॉड डाउन हो जाते हैं 5 लाख, और ये भी ब्रॉड डाउन हो जाएगा 1 लाख। अब नेक्स्ट ईयर फिर से बैलेंस लगेगा, आप सबको पता है नेक्स्ट ईयर फिर से डेप्रिसिएशन लगेगा, तो बताओ इस अकाउंट में बैलेंस कितना हो जाएगा, 1 लाख की जगह कितना हो जाएगा, 2 लाख, लेकिन डेप्रिसिएशन अकाउंट फिर से क्लोज हो जाता है। तो ये अकाउंट अलग होता है और ये अकाउंट अलग होता है, बस ये आपको अपने दिमाग में भरना है। क्लियर है कि नहीं, मतलब डेप्रिसिएशन और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नॉट सेम अकाउंट, दोनों अकाउंट कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा पक्का, गुड। तो चलो कल इसका हम पढ़ लेंगे, आज तो हमारा टाइम हो गया, कल मिलते हैं, कल 8 से 10 चलेगा, ओके। तो कल 8 से 10 पढ़ते हैं, कल इसको अपन खत्म करेंगे। कैश फ्लो को हमारे नोट्स में भेज दूंगा, चिंता मत करो, उसके तो मैंने नोट्स आपको भेज दिए, डिपार्टमेंटल के नोट्स नहीं आए क्या, नहीं भेजे क्या, ओह सॉरी बेटा, मैं अभी भेजता हूँ, डिपार्टमेंटल की भेज देता हूँ, और जो भी चैप्टर बच गए उनके भी भेज देता हूँ, इसके भी भेज दूंगा आपको, काम खत्म, ठीक है, बाय बाय।